मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हम सिक्स सेमेस्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है उसका जो सब्जेक्ट है विंड सिस्मिक एनालिसिस पहला पहला सब्जेक्ट है। 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है और 20 मार्क्स अपन कॉलेज से भेजते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा टोटल और आपका 2 आवर्स का ये एग्जाम है। इसमें अपन जो है विंड से रिलेटेड और अर्थक्वेक से रिलेटेड जो बिल्डिंग पर इफेक्ट आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अपने को दो तो कोड पढ़ने हैं। एक तो है इंडियन स्टैंडर्ड 1893 पार्ट थर्ड जो कि अपन को विंड डिजाइन के लिए पढ़ना है, और एक आएगा इंडियन स्टैंडर्ड 1893 जो अपन को अर्थक्वेक डिजाइन के लिए पढ़ना है। विंड का एनालिसिस अपन यूनिट नंबर 2 में करेंगे और अर्थक्वेक एनालिसिस अपन यूनिट नंबर 3 में करेंगे। यूनिट 1 जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, इसमें अपन स्ट्रक्चर की बेसिक फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि स्ट्रक्चर बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर एलिमेंट होने चाहिए, उन सब के बारे में अपन इस यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर जो 4th होगी और 5th होगी वो दोनों भी थियोरेटिकल हैं। उसमें अपन इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन पढ़ेंगे। किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए, अर्थक्वेक एरियाज में बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से कोडल प्रोविजन आपको फॉलो करने चाहिए, बिल्डिंग की डक्टाइल डिटेलिंग यानी रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग किस टाइप से होनी चाहिए, ये सब चीजें अपन जो है लास्ट की यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो कुछ पार्ट इसका थ्योरेटिकल है इस सब्जेक्ट का, कुछ पार्ट न्यूमेरिकल है, जिसमें जो 2 यूनिट हैं सेकंड और थर्ड वो प्योरली न्यूमेरिकल बेसिस हैं और बाकी यूनिट जो है इसमें थ्योरेटिकल बेसिस है। ठीक है, उनमें अपन थ्योरी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सब्जेक्ट में छोटा सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज मैं आपका फर्स्ट यूनिट का लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले अपन स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने सोम में भी पढ़ा है, आरसीसी में भी पढ़ा है स्ट्रेंथ के बारे में, स्टिफनेस के बारे में, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये सब समझते ही आप। स्ट्रेंथ क्या होती है कि कोई भी मटेरियल है अगर उस पर अपन लोड लगाते हैं तो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल विदाउट फेलियर, है ना। जो भी मटेरियल है अगर आप उस पर लोड लगाओ और बिना फेल हुए जितना मैक्सिमम वो लोड ले सके वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, फेल हो जाएगा उसके बाद तो वो लोड ले ही नहीं पाएगा। तो जितना मैक्सिमम वो लोड ले बिफोर फेलियर रप्चर अकर होगा उस पे, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। ऐसे ही स्टिफनेस जो होती है बिल्डिंग की, वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है, डिफ्लेक्शन से रिलेटेड होती है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग आर डिजाइन to the basis of two main criteria that are strength and stiffness. The strength is related to damageability, assuring that the force level developed in structure remain in elastic range or some limited plastic deformation. आप समझते ही हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि लोड लगाया तो डिफॉर्म हुआ, लोड हटाया तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, लोड आप रिमूव भी करोगे तो फिर डिफॉर्मेशन अपना दोबारा से ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो फोर्स लेवल जो डेवलप होगा स्ट्रक्चर में या तो इलास्टिक रेंज में होना चाहिए या सम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अलाउ होते हैं। ठीक है, ये तो स्ट्रेंथ की बात हो गई। फिर स्टिफनेस देखिए, द स्टिफनेस इज रिलेटेड टू सर्विसबिलिटी लिमिट स्टेट। सर्विस के बारे में बताती है, अपने लिमिट स्टेट में भी पढ़ा है कि जो भी स्ट्रक्चर जिस भी पर्पज से बनाया जा रहा है वो उसकी सर्विस को प्रोवाइड करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा। ठीक है, तो वो सर्विसबिलिटी कहलाती है स्ट्रक्चर की। फॉर विच द स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट मस्ट रिमेन इन सम लिमिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। ए मेजर ऑफ द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन ए मटेरियल बिफोर इट्स परमानेंटली डिफॉर्म और ब्रेक नोन एज ए स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट का लोड जो किसी भी स्ट्रक्चर पर लगाने पर वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, उससे पहले जो लोड कहलाएगा वो उसका स्ट्रेंथ कहलाएगी। जैसे सपोज करो कोई भी डस्टर है या कोई भी मटेरियल है उस पर आप 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हो, अभी भी उसमें क्रैक जनरेट नहीं हुआ,
20 किलो न्यूटन का लगा रहे हो फिर भी क्रैक जनरेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपने 25 किलो न्यूटन का जनरेट किया तो उसमें क्रैक जनरेट हो गया। तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी आएगी, 25 किलो न्यूटन तक की, यानी 24 किलो न्यूटन मान के चलो आपकी उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी कि 24 किलो न्यूटन तक ये सेफली लोड को कैरी कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप 25 कर दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है, जो कि वो मैक्सिमम लोड ले सकता है सेफली। फिर आप स्टिफनेस की बात करें, स्टिफनेस इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन दैट ए लोड कॉज इन ए मटेरियल। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन की बात होती है स्टिफनेस में। लेटरल स्टिफनेस रेफर्स टू द इनिशियल स्टिफनेस ऑफ द बिल्डिंग इवन थ्रो स्टिफनेस ऑफ द बिल्डिंग रिड्यूस विद इंक्रीज डैमेज। ये आप समझते ही हैं कि लेटरल स्टिफनेस मतलब दो तरह के लोडों की बात होगी यहाँ पर। एक तो होते हैं वर्टिकल ग्रेविटी लोड, एक होंगे लेटरल लोड। वर्टिकल ग्रेविटी लोड के बारे में आप 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, डेड लोड, लाइव लोड, ये सब वर्टिकल लोड होते हैं। और लेटरल लोड कौन से हो गए आपके, विंड लोड है ना, अर्थक्वेक लोड, ये आपके लेटरल लोड होते हैं। तो इनकी बात अपन इस सब्जेक्ट में करेंगे। तो इनिशियल स्टिफनेस से रिलेटेड होते हैं आपके लेटरल लोड, और अगर बिल्डिंग में डैमेज आ रहा है तो उसकी स्टिफनेस के पर इफेक्ट आता है। ठीक है, lateral stiffness refers to the initial stiffness of the building even though stiffness of the building reduce with increased damage. Lateral strength refers to the maximum resistance that building offer during the entire life. अब यहाँ पर बेसिकली बेटा इस सब्जेक्ट में अपन लेटरल लोड की ही बात करेंगे, बिल्डिंग पर जो हॉरिजॉन्टल लोड आते हैं उन्हीं के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, at least a minimum lateral stiffness in each of the plan direction uniformly distributed in both plan direction of building so that there is no discomfort to occupants of the building and no damage to सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि जो स्टिफनेस है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी साइड तो आपने बिल्डिंग को हैवी बना दिया और किसी साइड से बिल्डिंग के मास को कम रख दिया। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बोथ डायरेक्शन में, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शनों में यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है ये आता है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इन बिल्डिंग फॉर्म। अब देखिए, स्ट्रक्चर को बनाते टाइम अपन कोशिश करते हैं कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस के बीच से अगर आप उसको डिवाइड करें तो सिमेट्रिकली होना चाहिए, यानी लेफ्ट और राइट साइड का स्ट्रक्चर आपका सेम होना चाहिए। तो आपने ये तो पढ़ा है कि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर अच्छे रहते हैं, लेकिन क्यों अच्छे रहते हैं उसको अपन यहाँ समझेंगे। देखिए, द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि अर्थक्वेक के टाइम पे बिल्डिंग की बेटर कॉन्फ़िगरेशन, बिल्डिंग अगर अच्छा परफॉर्म करे तो उसके लिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए। अब कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, देखिए, द बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब एज ए रेगुलर और इररेगुलर इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द बिल्डिंग। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग का रेगुलर और इनरेगुलर होना, किसमें, साइज और शेप में बिल्डिंग का। ठीक है, रेगुलर बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल इन प्लान एंड एलिवेशन। तो रेगुलर बिल्डिंग जो होती है उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है, प्लान और एलिवेशन अबाउट द एक्सिस एंड हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटरल फोर्स रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर सच दैट इट प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूअस लोड पाथ फॉर बोथ ग्रेविटी एंड लेटरल लोड। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आया कि बिल्डिंग जो बनाते हैं अपन वो अपनी जो है रेगुलर शेप और साइज में जो है रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, यानी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक के टाइम पे अच्छा रिस्पॉन्स देती है, गुड बिहेवियर देती है। ठीक है, और जबकि एसिमेट्रिकल जो बिल्डिंग होगी वो अर्थक्वेक के टाइम पे इररेगुलर कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से अलग अलग बिहेवियर देगी। ठीक है, कहीं पर क्रैक आएंगे, ठीक है, मतलब तिकोने वाली बिल्डिंग हो गई। ठीक है, या फिर आपने मास बिल्डिंग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हर फ्लोर पर, कोई फ्लोर कमजोर रह गया, कोई फ्लोर पे हैवी मास हो गया, तो इन सब की वजह से जो है अर्थक्वेक आने पर बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बिल्डिंग दैट लैक सिमेट्री एंड हैज discontinuity in geometry, mass और load resisting element is called irregular। ठीक है, देखिए
बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि बिल्डिंग पर कहीं जैसे आपने कोई बीम ज्यादा हैवी बना दी या किसी फ्लोर पे मास ज्यादा रख दिया, कोई फ्लोर हल्का बना दिया, तो उन सब से बिल्डिंग में इरेगुलरिटीज आ जाती है। दीज इरेगुलरिटी में कॉज इंटरप्शन फॉर फोर्स फ्लो एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, बिल्डिंग में इरेगुलेशन आ जाते हैं, जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो सकती है। ठीक है। An important feature in building configuration is its regularity and symmetry in horizontal and vertical plan। ठीक है, तो बिल्डिंग की जो भी आप बिल्डिंग को डिजाइन करें वो प्रॉपरली सिमेट्रिकल और रेगुलर होनी चाहिए प्लान में। ठीक है, ये आज के लेक्चर के लिए यहीं तक। ठीक है, आगे अपन रेगुलर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में और देखेंगे।